आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमें समानांतर श्रेणी पढ़ना है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है क्लास 10 में। और क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार कर दिया था, आप लोग को कुछ इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, मैंने आप लोग से कुछ भी पूछा था, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं मोटा मोटी कुछ इसके इतिहास के बारे में। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि इसके इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले 1550 ईस्वी पूर्व में इसके अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा हुई थी। 1550 ईस्वी पूर्व अर्थात आप समझ सकते हैं कि कितने सौ वर्ष पहले इसके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन इसकी चर्चा बहुत दिनों तक, जो हमारे गणितज्ञ थे उनकी चर्चा बहुत दिनों तक इसके ऊपर नहीं हुआ। इसे कुछ दिनों तक इसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया, विश्लेषण इसके ऊपर किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे छोड़ दिया गया। फिर समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया। फिर एक हमारे मैथमेटिशियन आते हैं, जर्मन के मैथमेटिशियन, जिनका नाम होता है फ्रेडरिक गॉस, जिनका पूरा फुल नेम होता है जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूर्ण रूप से लोगों को विश्लेषण किया और तथा इसे सत्यापित किया। अतः हम इन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पिता मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया और उस मरे हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन्होंने जिंदा किया, लोगों के बीच यह लाए और तथा लोगों को बताया इसके बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थात समानांतर श्रेणी के बारे में। फिर हमारे कुछ गणितज्ञों द्वारा, कुछ इतिहासकारों द्वारा भी इन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या माना गया, पिता माना गया। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1777 ईस्वी में जर्मनी में ही इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1855 ईस्वी में यह मर गए। और थोड़ा सा मोटा मोटी हम एक चीज और बात करना चाहेंगे। एक हमारे देश के भी मैथमेटिशियन जो थे, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, श्रीनिवास रामानुजन। तो जो रामानुजन थे बउआ, जो हमारे देश के मैथमेटिशियन थे, सिर्फ 13 वर्ष के उम्र में ही, 13 वर्ष के आयु में ही वह समानांतर श्रेणी के ऊपर अपना विश्लेषण करना, खोज करना शुरू कर दिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जब वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में खोज कर रहे थे, इसको विश्लेषण इसका कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी खोज कर डाला। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक आपको एपी में और जीपी में और एसपी की बात की जाए तो सीक्वेंस सीरीज के नाम से जो 11th-12th में जो आपका चैप्टर होने वाला है, उसमें जो 3 टर्म आपको पढ़ने थे, हालांकि क्लास 10 में हम हैं तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन जान लीजिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी हमारे जो देश के जो श्रीनिवास रामानुजन जो थे, उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर विश्लेषण कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को, इसको प्रूफ कर रहे थे। साथ ही साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी उन्होंने सत्यापित कर दिया और साथ ही साथ बर्नौली थ्योरम को भी उन्होंने बताया। और मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जो हम क्यूबिक इक्वेशन और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चर्चा करते हैं, उन्होंने एक नया तरीका और नए तरीके से उसको विश्लेषण करना हमें सिखाया, हमें बताया। तो यह मोटा मोटी इसके इतिहास के बारे में हमने जाना। आइए अब हमें जो जो चीज पढ़ना है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये मोटा मोटी जो जानकारी था हम ले लिए। आइए अब जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं आपको ये समझाने का प्रैक्टिस करूंगा। देखिए, कोई भी ज्यादा किताबी भाषा का बिना प्रयोग किए कोशिश करेंगे इसको आसान भाषा में, अपने भाषा में समझने के लिए। मैं कोई भी एक आपको एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे मान के चलिए ये गया है, मान चलिए 10th टर्म तक गया है। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैंने यह एग्जांपल आप लोग के सामने दिया। अब जरा हम समझेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए, नाम से ही लग रहा है कि जिसमें समान अंतर हो। तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, अर्थात संख्याओं का ऐसा सेट जिसका अंतर समान हो तथा वह अंतर हमेशा एक अचर राशि हो, अर्थात कांस्टेंट हो, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, अर्थात समानांतर श्रेणी कहलाता है। जरा देखिए बउआ,
इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अगर आप ऐसे ही 2 का डिफरेंस यह गया होगा, ऐसे ही बबुआ आप उधर से भी आइए तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। यानी जाते समय अर्थात पॉजिटिव फॉर्म में या आते समय निगेटिव फॉर्म में जो इसका डिफरेंस हो रहा है ना बबुआ, वह समान हो रहा है। तो जिस भी नंबर का जो सेट होगा, जो संख्याओं का जो समूह होगा, अगर उसके बीच का जो अंतर होगा बबुआ वह समान होगा और वह एक अचर राशि होगा, इस स्थिति में हम कहते हैं कि वह हमारा समानांतर श्रेणी होता है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसके टर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे। जहां से शुरुआत होता है बबुआ, जैसे इसको हम T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे ऐसे हमारा लास्ट Tn तक जाता है। अब इस फॉर्म में जो हमारा T1 जो होता है यह बबुआ फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम पद। इसको बबुआ फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, अर्थात इसको ए से सूचित किया जाता है। आपको ध्यान में रहेगा, ए से सूचित किया जाता है। इसी तरह T2 हमारा सेकेंड टर्म हो गया, T3 हमारा क्या हो गया? थर्ड टर्म हो गया। तो ऐसे टर्म को बताने के लिए हम T1, T2, T3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए बोलते हैं, अर्थात ए का मतलब प्रथम पद या फर्स्ट टर्म हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें दोस्तों कि यह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह कहां तक गया है? जो टीएंथ मेरा लास्ट टर्म है, इसके बीच में नंबरों की संख्या कितनी है, कितने बार है, अर्थात जो नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम यानी पदों की जो संख्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम एन से सूचित करते हैं। जैसे कि एक देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए मैं समझा देता हूं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके नंबर ऑफ टर्म यानी एन कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, अर्थात एन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यह नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, अर्थात पदों की संख्या हो गया, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब इसमें आता है बबुआ एक हमारा डी, अर्थात जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी यानी यही जो अंतर का बात हम किए थे ना बबुआ, वही हमारा होता है डी। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में सार्वंतर बोला जाता है। और इसे डी से सूचित किया जाता है। और सार्वंतर निकालने के लिए, डी निकालने के लिए हम T2 माइनस T1 कर लेते हैं, अर्थात दूसरी का पद में से पहले का पद को घटा लेते हैं। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 का डिफरेंस सब में था, तो यह पता चल गया कि डी हमको कैसे निकालना है। कहीं कहीं आपको 2-3 टर्म लेकर चेक करना होता है कि दिया गया जो हमारा टर्म है वह एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए आप जरूर यह कर लीजिएगा कि यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यह अगर T3 में से आप T2 को घटाइए, अगर वह बराबर हो जाता है T2 माइनस T1 का, इसका मतलब दिया गया जो टर्म है वह हमारा एपी में होता है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। लेकिन कहीं कहीं सिर्फ 2 टर्म से ही नहीं, हमें आगे तक भी ज्ञात करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है कि T2 माइनस T1 यह बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2, यह बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3 का। अर्थात जरा देखिए, चौथा टर्म में से तीसरा को घटाइए तो 8 में से इसको घटाए तो 2 आया, 2 इसका मान 2 हो गया। तीसरी में से दूसरी का घटाइए तो 6 में से 4 जाएगा बबुआ, ये भी 2 हो गया। T2 माइनस T1 दूसरी में से पहले का घटाइए तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया। इसका मतलब यह सब इक्वल आ रहा है, बराबर यानी समान अंतर आ रहे हैं। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि दिया गया जो हमारा सेट है, संख्याओं का जो समूह है वह एपी में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये स्थिति बहुत कम बार बनती है, आप 1-2 बार इसको ट्राई कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी हम डी निकालना सीख लिए कि T2 में से T1 को घटा लेंगे, अर्थात दूसरी का टर्म में से पहले का टर्म को घटा लेंगे ना, तो हमारे पास डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर Tn की बात की जाए तो Tn टर्म जो हमारा होता है ना, यह अंतिम पद होता है, अर्थात जो Tnth टर्म जो होता है यह हमारा अंतिम पद होता है, अंतिम पद, जिसको आप लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म। जैसे कि इसका लास्ट टर्म कितना है? Tn है।
जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसका जो लास्ट टर्म है बाबू कितना है 10 है, अर्थात इसका टीएन कितना है 10 हो गया। टीएन कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो वह कितना है 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात एन जो होगा वह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही सब बस इसमें खेल था और हमने इसको पढ़ लिया, सीख लिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमने तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा सा 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आप लोग को दे देता हूं। एक हमारा टीएनथ टर्म का फॉर्मूला होता है, अर्थात अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है और a n d मैंने आपको बता दिया है, टीएन हमने बता दिया है। इसी तरह दोस्तों कि टीएन अर्थात जो हमारा अंतिम पद का होता है यह फॉर्मूला क्या हो गया। इसी तरह अगर n पदों का योग हमें बताना होगा, अर्थात सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म अर्थात n पदों का योग, यानी n पदों का योग। इस स्थिति में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हम पदों के योग के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे, यह हम अंतिम पद के लिए यूज करेंगे। और जाहिर सी बात है कि आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, कभी कभी आपको अंतिम पद दिया रहेगा, प्रथम पद पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। कभी कभी आपको डी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, टीएन दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा। इसी तरह इसमें से जो कुछ पूछेगा वह एक अननोन जो राशि होगा उसके बारे में हम सेम फॉर्मूला से उसका प्रयोग करके हम इसको बता देंगे और हम n पदों का जो योग निकालेंगे, अर्थात जितने सारे जो पद दिए गए हैं अगर उन्हें हमें सम के बारे में चर्चा की जाए, अर्थात उसके योग के बारे में की जाए कि इसको जोड़ के कितना आएगा, उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, किसी भी प्रकाशन का बुक जो आप पढ़ते हैं और आपके पास उपलब्ध है, अगर उससे भी कोई समस्या होगी तो जरूर आप हमसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप जरूर बनाइएगा। और जाते जाते मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों आप वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।